ओम शांति। मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर लखनऊ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्प्रिंजल शोल्डर डिफॉर्मिटी के विषय में, जिसमें कि हमारा शोल्डर गर्दन के पास चला आता है। यदि मैं बोलूं तो एक तरफ का कंधा और गर्दन के बीच की दूरी कम और एक में नीचे रहता है। या कह सकते हैं कि शोल्डर हमारा ऊपर की तरफ आ जाता है। अनइवन सरफेस हमारे शोल्डर के होते हैं। तो इसको हम लोग, जो बच्चों में कॉन्जेनाइटल होता है दोस्तों, इसको हम लोग स्प्रिंजल डिफॉर्मिटी बोलते हैं। तो बेसिकली आज हम लोग बात करेंगे स्प्रिंजल शोल्डर डिफॉर्मिटी की ग्रेडिंग क्या है, कि ये माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर कैसे हम कैटेगराइज करते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, यदि ये है तो इसमें किस एज में सर्जरी हो जानी चाहिए, सर्जरी में जनरली क्या होता है, और फिजियोथेरेपी का क्या रोल है, बेसिकली इसमें एक्सरसाइजेस का क्या रोल है, और किस कैटेगरी की प्रॉब्लम होती है तो हम सर्जरी के लिए जाते हैं, और इसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं जिसको हम एक्सरसाइज से दूर कर सकते हैं या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि स्प्रिंजल शोल्डर डिफॉर्मिटी होती क्या है। तो स्प्रिंजल शोल्डर डिफॉर्मिटी की यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कॉन्जेनिटल बच्चे जो होते हैं उनके शोल्डर में देखने को मिलती है। कि ये यदि बच्चा का जो डेवलपमेंट होता है, जो गर्भ के समय बच्चे डेवलप हो रहे होते हैं, तो जो 3rd मंथ होता है उस समय हमारा स्केपुला और नेक का जो डेवलपमेंट होता है, उस समय थोड़ा गड़बड़ डेवलपमेंट होने की वजह से इसमें फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं जो कि गलत डेवलप हो जाता है और हमारा शोल्डर ऊपर की तरफ चला जाता है। इसके कई सारे रीज़न दिए हुए हैं दोस्तों, बट एग्जैक्ट अभी तक कोई रीज़न नहीं मिला है। अब बात करते हैं कि ये स्प्रिंजल शोल्डर डिफॉर्मिटी में क्या प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले जब बच्चे पैदा होते हैं तो ये मेल और फीमेल दोनों में कॉमनली देखा जाता है, और बहुत ही कम 10% केसेस में ऐसा भी होता है कि एक ही शोल्डर अप ना हो, दोनों शोल्डर अप हो। लेकिन ये बाइलेटरल कम देखने को मिलता है, वन साइड वाला ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसमें जब बच्चा पैदा होता है उस समय देख के ईजिली फाइंड आउट हो जाता है कि बच्चे का एक शोल्डर ऊपर है जो गर्दन से शोल्डर की दूरी कम है और दूसरी तरफ नॉर्मल है। लेकिन यदि दोस्तों ये माइल्ड और मॉडरेट प्रॉब्लम हो, तो बच्चे का गर्दन छोटी होती है, हाथ छोटा होता है, शोल्डर छोटा होता है, तो हो सकता है कि पता न चले। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ये पता चलने लगता है और देख के इजीली फाइंड आउट हो जाता है। तो जब पेरेंट्स हम लोग के पास आते हैं तो हम उनको कैसे एग्जामिन करते हैं, तो बेसिकली एक तो ये देखते हैं कि ये शोल्डर ऊपर गया, दैट मीन्स कि स्केपुला हमारा जो है, पीछे की ये जो बोन आप देख रहे हैं, ये हमारा स्केपुलोथोरेसिक जॉइंट है जो कि आपस में मूव करता है, और इसी के साथ हमारा ग्लिनोहिमरल जॉइंट है जो हमारा शोल्डर का जॉइंट है, इसमें भी मूवमेंट होता है। तो बेसिकली होता क्या है कि ये रॉन्ग डेवलपमेंट होने की वजह से हमारा स्केपुलोथोरेसिक जॉइंट और ग्लिनोहिमरल जॉइंट का मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है दोस्तों, वो होती है कि बच्चे का हाथ जो है 90 डिग्री से 120 डिग्री के ऊपर नहीं जाता है, सामने से भी और साइड से भी। और जो मॉडरेट सीवियर प्रॉब्लम होती है उसमें गर्दन को घुमाने में भी बच्चे को दिक्कत होती है, क्योंकि ये यहाँ से कनेक्टेड है तो नेक का भी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होने लगता है। तो ये हमारा मेन प्रॉब्लम है। सेकेंड प्रॉब्लम की बात करें तो वो कॉस्मेटिक पर्पज से, यदि मैं बोलूं कि देखने में खराब लग रहा है, ये सेकेंड हो सकता है। लेकिन इस बीमारी में, स्प्रिंजल शोल्डर डिफॉर्मिटी में, कभी भी पेन देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों, स्प्रिंजल शोल्डर डिफॉर्मिटी के ट्रीटमेंट जानने से पहले हमें इसकी ग्रेडिंग सिस्टम को समझना पड़ेगा। तो बेसिकली ये 4 ग्रेड में बांटा गया है: वेरी माइल्ड, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। जो हमारा ग्रेड 1 होता है, जो वेरी माइल्ड होता है, इसकी यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो इसमें यदि आप क्लॉथ पहन लेते हैं, ड्रेस पोजीशन में है, तो देख के कोई नहीं बता सकता कि आपका शोल्डर ऊपर और नीचे है, और आपका हाथ का मूवमेंट भी ऑलमोस्ट नॉर्मल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आता है। लेकिन जब कपड़ा हटाएंगे तो देख के पता चलता है कि ये थोड़ा सा ऊपर है और ये थोड़ा सा नीचे है, बट ऑलमोस्ट सेम लेवल पे रहता है। ग्रेड 2 जो होता है, जिसको हम लोग माइल्ड बोलते हैं, माइल्ड में दोस्तों कपड़ा पहनने पे बहुत कम पता चलता है, लेकिन पता चलता है और मूवमेंट इसमें ऑलमोस्ट नॉर्मल रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती है शोल्डर का मूवमेंट में। हो सकता है कि ड्यूरिंग मूवमेंट थोड़ी सी डिफिकल्टी फील हो, बट पेशेंट ऑलमोस्ट मूवमेंट अपना कर पाता है। जो ग्रेड 3 होता है, जिसको हम मॉडरेट बोलते हैं, इसमें हमारा पेशेंट का जो शोल्डर होता है ये अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक
ऊपर की तरफ आ जाता है कंपेयर टू अदर। तो ये जब ऊपर आ जाता है तो ये अच्छे से विजिबल भी होता है और इसमें मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्टेड होता है। और जो सीवियर ग्रेड होता है, ग्रेड 4 होता है दोस्तों, उसमें ये ऊपर के तरफ आकर के और ऑलमोस्ट हमारा जो ऑक्सीपुट का एरिया है इसके आसपास आ जाता है और शोल्डर के मूवमेंट में काफ़ी दिक्कतें आने लगती है। तो अब बात करते हैं कि किन केसेस में सर्जरी की ज़रूरत है और किस में नहीं है। तो दोस्तों इसके लिए आपको अपने नियर बाई पेडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिल के बच्चे को एग्जामिन करके और एक बार मिलना चाहिए, पता करना चाहिए कि इसमें सर्जरी का क्या स्कोप है। लेकिन जो एक जनरल रूल है दोस्तों वो ये है कि ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की जब मैं बात करूँ माइल्ड और वेरी माइल्ड में कोई भी सर्जरी के लिए नहीं जाता है, क्योंकि इसमें पूरा मूवमेंट रहता है। कॉस्मेटिक पर्पज से आप जाना चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों मॉडरेट केसेस में भी सर्जरी के लिए आप जा सकते हैं, जिससे कि मूवमेंट लगभग सर्जरी के बाद 40 से 50 डिग्री और बहुत लोगों में तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। वो आपको पेडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन ही अलग अलग कंडीशन को पूरा इवेलुएट करके बताते हैं कि कितना मूवमेंट हम गेन कर सकते हैं, कितना नॉर्मल कर सकते हैं और कौन सा अप्रोच अपनाना है। दोस्तों फिजियोथेरेपी का मेन रोल है, चाहे आप प्री सर्जरी फेज में हो या पोस्ट सर्जरी फेज में हो या फिर ग्रेड 1 और 2 में हो, ऐसे कंडीशन में हमारा मेन जो पर्पस होता है कि जो डिफॉर्मिटी हुई उसके वजह से जो मीडियल बॉर्डर ऑफ सुपीरियर और इन्फीरियर जो हमारा स्केपुला से ओरिजिन होने वाली मसल्स हैं उनको प्रॉपर ट्रेन करना, क्योंकि वो एरिया वीक होता है, मिस अलाइन होता है, तो उसका वीकनेस ज़्यादा होती है। तो उसमें स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज का बहुत ही बेहतरीन रोल है, चाहे आप प्री सर्जरी फेज में हो या पोस्ट सर्जरी फेज में हो या आप सर्जरी नहीं कर रहे हैं। तो यदि नॉन सर्जिकल कंडीशन है या नॉर्मल मसल की स्ट्रेंथनिंग की बात करें दोस्तों, तो कुछ एक्टिविटी जैसे रनिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, बहुत सारी ऐसे एक फिक्स ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि बहुत ही यूजफुल होते हैं, जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। और मीनवाइल यदि कभी ओवर स्ट्रेच या इसमें दिक्कत आ रही है एक्टिविटीज़ के दौरान, तो हम टेंस हो गया, अल्ट्रासोनिक हो गया और कई सारी मॉडलिटीज़ है, हॉट पैक, कोल्ड पैक, अलग अलग कंडीशंस में हम लोग पेन मैनेजमेंट के लिए देते हैं। क्योंकि इसमें पेन होता नहीं है इसलिए मशीनों की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है, ज़्यादातर रोल इसमें एक्सरसाइज का है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।